अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी को मजीद मुअस्सर बनाने और भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए एक आला सतह के वफ्द पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की नुमाइंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब करेंगे। कमेटी में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शरी रहमान, हिना रुबानी खर, फैसल सब्जवारी, जलील अब्बास जिलानी और खुरम दस्तगीर शामिल होंगे। दूसरी जानिब भारत सफारती मैदान में बिल्कुल तनहा रह चुका है। बीबीसी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हालिया कशीदगी के दौरान मुतअद्दिद मुमालिक ने पाकिस्तान की खुली हमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की हमायत हासिल रही। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के बारे में जो कुछ कहा, ऐसा किसी और मुल्क ने इंडिया के लिए नहीं कहा। ईरान और सऊदी अरब ने भी सफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। भारत का दहशतगर्दी का शोर भी आलमी सतह पर बुरी तरह मुस्तरद हुआ, क्योंकि भारत ताहाल पहलगाम हमले के सबूत पेश नहीं कर सका। भारत अमेरिका को भी कायल करने में नाकाम रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुमालिक को बराबर दर्जाबंदी देकर नरेंद्र मोदी का घमंड खाक में मिला दिया। भारत जंग के मैदान में भी नाकाम हुआ, सफारती महाज पर भी तनहा नजर आया, जबकि अमेरिका की मुदाखलत ने भारत के इलाकाई लीडर होने के ख्वाब को भी चिकनाचूर कर दिया। भारत ने हालिया कशीदगी के बाद न सिर्फ अपना नुकसान किया, बल्कि मगरबी टेक्नोलॉजी को भी खूब नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी अखबार दी नेशनल इंटरेस्ट ने चीन के J-10C जंगी तैयारों को अमेरिका के F-16 जंगी तैयारों की बरामदात के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। और अब ये इतलात हैं कि इंडोनेशिया भी फ्रांस के साथ $8 अरब के राफेल तैयारों के मुआहदे पर नजरसानी कर रहा है। भारत की सफारतकारी के लिए ये कितना बड़ा धचका है। आने वाले दिन पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए कितने अहम है। पाकिस्तान के नायब वजीर और वजीर खारजा इसहाक डार चाइना पहुंचे हैं। उनका चाइना का दौरा कितना अहम है, किन अहम मामलात पर बातचीत होगी, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी खारजा और माहिर बैनुल अक़वामी अमूर शमशाद अहमद साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शमशाद अहमद साहब, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत एक टीम तश्कील दी है जो दुनिया भर में भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करेगी। क्या सिग्निफिकेंस है इस आला सतह वफ्द की? देखिए, जहां तक मुझे इल्म है, असल में तो इंडिया ने अपना डेलीगेशन बाहर भेजा है अपना रोना रोने के लिए। वही टेररिज्म का जो एक अफसाना है जो शुरू से मोदी लगा हुआ है, तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि बाहर दुनिया में जाकर आप बताएं कि जी पाकिस्तान जो है वो ये कर रहा है, वो कर रहा है जी। यहाँ मैं समझता हूँ हमारी तारीख में हमने जो जितनी बड़ी विक्ट्री हासिल की है, हमारी अफवाज ने इतनी कामयाबी हासिल की है, फतह की है, और बिलखसूस हमारी फजाइया ने जो परफॉर्मेंस हुई है, उसके बाद हमें तो किसी के पास जाके कोई चीजें एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत। सब दुनिया को पता है कि हमने फतह हासिल की है, क्योंकि हमारा जो स्टैंड है सारा वो बिल्कुल दुरुस्त था। हम शुरू से कह रहे थे, सारी दुनिया को पता है कि इंडिया झूठ बोल रहा है, जो पहलगाम में हुआ वो पाकिस्तान ने नहीं किया। सब दुनिया को पता है, अमेरिका को पता है, चीन को पता है, रूस को, यानी जो बड़ी ताकतें हैं सबको पाकिस्तान के हालात का पता है। तो ये मुझे बात समझ नहीं आई कि ये जो वफद है इसका क्या मकसद होगा। इसकी बजाय वो एक जलील अब्बास जिलानी है खारजा सेक्रेटरी जो थे जी, वो अकेले काफी थे। दूसरे लोगों का जाना जो है वो बेमानी और बेमकसद सर है। वो भी इस कमेटी में शामिल है। मेरी बात सुन लीजिए ना, नवासियों को भेजना तो दुनिया को बड़े गलत आइडियाज होंगे। ये किस किस्म का डेलीगेशन है, किस मकसद के लिए आया है, तो दुनिया को समझ नहीं आएगी कि आप चाहते क्या है, एक्सप्लेन क्या करने आए हैं। हमें अपनी फतह जो है वो कहीं जाकर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फतह तो दबंग बांग जो होता है ना, दुनिया को पता चल गई है। हमें इसकी जितना भी शुक्र करें वो कम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। सर, नो डाउट के गुज़िश्ता 2 हफ्तों में पाकिस्तान ने सफारती सतह पर काफी कामयाबियां समेटी। कश्मीर का मसला हाईलाइट हुआ, चाइना और तुर्की ने पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया, अमेरिका की पाकिस्तान की इंडिया के साथ तिजारत का हुजम $140 अरब है, जबकि पाकिस्तान के साथ सिर्फ $10 अरब है। लेकिन ट्रंप ने दोनों को एक ही पैमाने पर रखा। बरतानवी वजीर खारजा 4 साल बाद पाकिस्तान आए और हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। भारतीय सफारतकारी की अगर हम बात करें तो इस सारी सूरत हाल में कितनी इफेक्ट हुई है?
देखिए, आपने खुद ही बात शुरू की है इस बात से जी। कि हमारी खारजा पॉलिसी बड़े तरीके से हाँ जी। बाहर प्रोजेक्ट की जा रही है, सारी दुनिया को पता है। लेकिन मसला जो है हमारा, वो खारजा पॉलिसी का मसला बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री इज नथिंग बट एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर फ्रॉम विद इन। ये बात सुन लीजिए, समझ लीजिए कि असल चीज जो है आपको समझाने की दुनिया को, वो आपकी अंदरूनी सिचुएशन है, आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम जो सियासत का है, और इसके साथ जो आपकी मईशत के साथ जो खिलवाड़ सियासतदानों ने किया है, उसका आप बताइए दुनिया को कि किस वजह से हुआ ये। आप अभी जिक्र कर रहे हैं $10 बिलियन, अमेरिका ने इंडिया को ये कर दिया, वो कर दिया। आपकी ट्रेड कितनी है अमेरिका के साथ? सिर्फ 10 बिलियन है। इंडिया की पता नहीं कितने 100 बिलियन है। तो ये चीजें जरा सोचिए, ये जो बात आप पूछ रही हैं, ये उस वक्त रेलेवेंट होगी जब आप समझती हैं कि आफ्टर ऑल हमारा फॉरेन पॉलिसी का मसला है क्या। मैं तो समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी, हमारे फॉरेन ऑफिस बड़े अच्छे तरीके से चला रहा है, बहुत कामयाबी से चल रही है, दुनिया को हर चीज पता चल रही है। सिर्फ जो पता नहीं चल रहा वो ये है कि आपके यहाँ पार्लियामेंट जो है वो जाली पार्लियामेंट है, हुकूमत जो है वो एक तरह से जाली है, फॉर्म 47 की है, अदलिया आपकी काम नहीं कर रही है, इदारे काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा, कानून नहीं है, ये बातें हैं। ये और ये कोई ये डेलीगेशन जाके एक्सप्लेन करेगा? सब दुनिया को पता है, सब चीजें पता है। अब इंडिया जो डेलीगेशन भेज रहा है वो इस वजह से भेज रहा है, और बड़ा काबिल आदमी उसको लीड कर रहा है, जो शशि थरूर है। वो 25 साल तो वो यूनाइटेड नेशंस का बड़ा स्पोक्समैन रहा है, और आजकल वो कांग्रेस का बंदा है। देखिए, वो अपोजिशन का लीडर है जो मोदी ने चुना है, वो अपनी पार्टी का नहीं भेज रहा। वो मोदी जो है, शशि थरूर जो लीड कर रहा है, वो अपोजिशन का है। आपका कोई अपोजिशन का लीडर इसमें है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। कोई भी नहीं, क्योंकि आपके यहाँ अपोजिशन रखी नहीं गई है। आपकी हर चीज जो है बगैर अपोजिशन के है। फिर आप कहते हैं कि जमहूरियत कहाँ है इस मुल्क में? तो ये मसला समझाने की जरूरत है, और वो ये डेलीगेशन नहीं कर सकता। फिर मैंने वही बात करी है कि जो नवासियों के जरिए से फॉरेन पॉलिसी प्रोजेक्ट नहीं होती है। फॉरेन पॉलिसी प्रोजेक्ट होती है अंदर की पॉलिसी, अंदर की जो सिचुएशन है उसको बेहतर करने से। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि जब से मैं कह रहा हूं कि फौज हमारी बहुत मजबूत है, और फिजाइया तो तकरीबन उन्होंने तो दिखा भी दिया है कि कितने 6 दुश्मन के तैयारे मारे हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि हमें वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, बिल्कुल अपने घर को इस्तेहकाम दें, ये है हमारी जरूरत। और सर वैसे अपोजिशन का अगर हम किरदार देखें इस सारी सिचुएशन में तो बड़ा पॉजिटिव रहा है। पीटीआई और सोशल मीडिया पे भी वो लोग फौज के साथ थे। इवन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि सीज फायर बाहर तो हो गई है, अब अंदर मुल्क के अंदर भी सीज फायर करने का वक्त है। तो आपको लगता है कि सियासत अपनी रियासत को भी अब दिल बड़ा करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है कि अपनी अंदर से मजबूती करें, अंदर से मुल्क में मईशत को, ताकि आप IMF पर ना डिपेंडेंट रहें। सर, जकार्ता कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के हवाले से भारत के खिलाफ 3 मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की गई हैं। हालिया भारतीय जहरीत के फौरन बाद किसी भी बैनुल अक़वामी फोरम पर यह पाकिस्तान की एक तारीखी कामयाबी है, नो डाउट। कश्मीर कॉज को इससे कितना फायदा होगा? देखिए, कश्मीर पे फायदा सिर्फ एक दफा हुआ है, ये मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि हम 70-75 साल से सोच रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जी। बदकिस्मती से आज कश्मीर की कोई बात नहीं सुनता। 2019 में इमरान खान जनरल असेंबली गया और उसने स्पीच की। उससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी जाते थे वो तो 10 मिनट के लिए स्पीच पढ़ के करते थे, जो कोई सुनता नहीं था। लेकिन उसने 40 मिनट तकरीर की इमरान खान ने, वो इतनी इफेक्टिव थी। उसने कश्मीर का मसला हाईलाइट किया, इस्लामोफोबिया पे बोला, टेररिज्म पे बोला, और इतनी इफेक्टिव थी कि पूरी दुनिया ने उसको, उस स्पीच को सुना और दिमाग से समझा। तो असल बात यही है कि जब पर्चियां पढ़ने वाले लोग जाकर दुनिया को अपना मुकदमा
पेश करते हैं तो कोई नहीं सुनता आपको, लेकिन जब एक क्रेडिबिलिटी वाला बंदा जिसको सारी दुनिया सुनती है, जो पर्चियां नहीं पढ़ता, लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ता, खड़े होकर बड़े कॉन्फिडेंस से एतमाद के साथ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता है और केस प्रेजेंट करता है, बल्कि उसने तो सारी इस्लामी दुनिया का केस लड़ा था 2019 में, और उसके बाद फिर इस्लामोफोबिया वगैरह की करारदादें भी पास हुई थी यूनाइटेड नेशन में। तो मकसद मेरा ये है कि जब तक आप अंदर से कमजोर रहेंगे तो सिचुएशन बुरी रहेगी आपकी, इकोनॉमिक मैशत आपकी काम नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर आपके यहाँ नहीं है, टेररिज्म, इंडिया से ज्यादा टेररिज्म हमारे यहाँ हो रहा है और वो इंडिया ही करवा रहा है बदकिस्मती से। हम ये चीजें हाईलाइट करें कि इंडिया सारे प्रोजेक्ट कर रहा है और बाकी अंदर के अपना जो घर है उसको संवारने की जरूरत है। बिल्कुल ना, ये जैसा मुल्क अगर आईएमएफ के कर्जे से जान छुड़ा सकता है तो व्हाई नॉट पाकिस्तान, हमें अपनी सिमत की डायरेक्शन को बेहतर करने की जरूरत है। शमशाद साहब, डोनाल्ड ट्रंप भी मुतअद्दिद बार कश्मीर और दीगर इश्यूज के हवाले से सालसी की पेशकश कर चुका है। 2019 में भी उससे पेशकश की, लेकिन उस तरह से कारगर साबित नहीं हो सकी। अब फिर उन्होंने ये ऑफर की है। आपको लगता है कि अगर अमेरिका मुदाखलत करता है तो फिर भारत अपने मौकिफ पर कायम रहेगा? देखें, 2008 में मैं ये सब अगेन अपने तजर्बे की बिना पर बता रहा हूं, मैं कोई अफसाना नहीं आपको बता रहा हूं। 2008 में, अक्टूबर 2008 में मैं अमेरिका में था और मैं न्यू हैम्पशायर में उस जगह था जहां प्रेसिडेंट ओबामा जो इलेक्शन लड़ रहा था वहां तकरीर कर रहा था अपनी, और ये कह रहा था कि अगर मैं मुंतखब हो गया प्रेसिडेंट तो मैंने पहला काम ये करना है कि इंडिया पाकिस्तान के मसले, जो कश्मीर का मसला हल करवाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान की हमें मदद की जरूरत है अफगानिस्तान में, तो मैं कश्मीर का मसला हल करवाऊंगा। अच्छा, ये जब हुआ तो मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैंने आके एक आर्टिकल लिखा। मैंने कहा कि उसने स्पीच तो कर दी है, प्रॉमिस कर दिया कि कश्मीर का मसला हल करेगा, लेकिन अब आप देखेंगे कि इंडिया जिस तरह पहले 5-6 दफा हमले करवा के हमें ब्लेम किया था, कुछ स्टेज करेगा। और 26 नवंबर को मुंबई हो गया, मुंबई का बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हुई जिसका सारा ब्लेम पाकिस्तान पर डाला गया और हमारे लोगों ने उसको ओन किया। सियासतदान थे वो कहते थे हाँ हमारे लोग हैं वहां, बदकिस्मती। और उस 26 नवंबर को जो वाकया हुआ, कश्मीर का लफ्ज अमेरिका की डिक्शनरी से निकल गया। उसके बाद तो इंडिया ने कश्मीर में अपनी मर्जी के मुताबिक इलेक्शंस करवाए। तो इस किस्म के वाकयात जब होंगे तो फिर इसी किस्म के वाकयात, लेकिन सर फिर एक दफा दोबारा ऑफर हो गई है ना, अब दोबारा जी अब ये है कि कश्मीर का मसला, ट्रंप की बात मैं कर रहा हूं, ट्रंप जो है वो सियासतदान नहीं है, वो बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन है और उसने ओपनली कह दिया है कि मैं डील्स करता हूं। और उसने अभी मसलन गया गल्फ की रियासतों के साथ बिलियंस और ट्रिलियंस के डील्स किए हैं और उनका मकसद ये है कि उनसे पैसा लेके वो फिर इसराइल को मजबूर करेगा कि तुम ये जो गाजा में जंग कर रहे हो वो बंद कर दो। यानी ये बहुत अच्छा मुकदमा लड़ रहा है ट्रंप, जो गल्फ की रियासतों से रिकॉग्नाइज करवा के इसराइल को गाजा वगैरह को, फलस्तीन की रियासत, किसी उम्मीद है कि फलस्तीन की जो रियासत है वो बन जाएगी, 2 स्टेट जो प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशंस का है उस पर अमल हो जाएगा। लेकिन इसने पिछली टर्म में गलत किया था कि जेरूसलम को इसराइल का दारुल खुलाफा रिकॉग्नाइज करके अपनी एम्बेसी खोल दी थी उसको। तो उस किस्म के वाकयात ये करता था। उस वक्त इसने अब्राहम अकॉर्ड करके अरबों से इसराइल को तस्लीम करवाने का सिलसिला शुरू किया था और सिर्फ सऊदी अरब रह गया था। अमारात ने कर लिया था, मोरक्कश, ट्यूनिस और ये जो कतर, इन्होंने कर लिया था, सिर्फ सऊदी अरब रह गया था। तो उसने में इसकी टर्म खत्म हो गई ट्रंप की, ये तो चला गया। और फिर जो हमास हैं अपने फलस्तीनी, इन्होंने इसराइल पे हमला अक्टूबर 2023 में करके वो जंग छिड़ गई। यानी उन्होंने सऊदी अरब को रोकने के लिए कि वो रिकॉग्नाइज न करे, दे सक्सीडेड। इतनी बड़ी कुर्बानी फलस्तीनियों ने दी है कि अब तक सऊदी अरब ने रिकॉग्नाइज नहीं करा। अब ट्रंप दोबारा शुरू किया उसने अब्राहम अकॉर्ड का सिलसिला, तो अब सऊदी अरब करेगा, लेकिन अब उस सूरत में करेगा जब इसराइल जंग बंद करेगा और जो फलस्तीनियों की रियासत उसको भी एक सेपरेट रियासत तो एक अच्छी उम्मीद है। इसी तरह यूक्रेन और रशिया वहां भी अमन करवाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए अच्छी बातें कर रहा है। और साथ ही उसने कह दिया है इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर का जिक्र किया है। अब
ये जो इंडिया डेलीगेशन भेज रहा है ना, हाँ जी। वो इस वजह से भेज रहा है कि उनके यहाँ सोग पड़ गया है ट्रंप का कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल करने पर। उसी तरह जिस तरह ओबामा ने 2008 में कश्मीर का कहा था, तो इंडिया में सोग पड़ गया था और उन्होंने फिर मुंबई स्टेट इंजीनियर करवाया था। क्योंकि सर भारत तो बाज नहीं आ रहा। राउटर्स की खबर के मुताबिक भारत पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए दरियाए चिनाब पर 120 किलोमीटर लंबी नहर की तौसी पर काम कर रहा है। तो अगर ये मंसूबा शुरू होता है तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है? मैंने कहा ना कि ये हमारी कमजोरियों का फायदा ले रहा है। ये जो मोदी है, इसको सर चढ़ाने वाला कौन है? हमारे लोग थे। हमारे लोग थे 2014 में या 15 या 16 में उनकी शादियों वादियां भी अटेंड यहाँ पे की थी जी। और उसके बाद भी डॉन लीक्स हुआ था जो 16 में, जब मोदी ने धमका ये जो था फ्लैग स्टाफ ऑपरेशन का करने के लिए जो बात थी, तो धमकी दी थी और उस वक्त कि मैं एक सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा, तो वो फिर पाकिस्तानी फौज ने नहीं करने दी थी। लेकिन एक कैबिनेट की मीटिंग में बाकायदा फौज को फिर सियासतदानों जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया और वो लीक किया गया, डॉन लीक्स कहते हैं उसको। और ताकि जो इंडिया का मकसद था फौज को बदनाम करना, वो उस डॉन लीक के जरिए हो गया। तो देखिए अंदर गेम चल रही थी फौज को खराब करने के लिए। ये 2016 की तो ये भी मैं कहानी नहीं कर रहा। आप जरा डॉन लीक्स कीजिए, गूगल करेंगे तो आपको सारी पता चल जाएगी तफसील। उसके बाद फिर ये जो तारक फातमी है, परवेज रशीद है, एक कैबिनेट की मीटिंग, इनको बर्खास्त कर दिया गया था। बिल्कुल। ये हिस्ट्री है हमारी। तो इस वक्त मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप ये प्रोग्राम करती हैं, आपकी ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो सर बिल्कुल चलेगा, आपका वो मौक़िफ़ जरूर आएगा। सर बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत के नायब वजीर दाखिला इब्राहिम सदर ने पाकिस्तान और इंडिया के एक दूसरे पर हमलों और कशीदगी के अरूज पर खुफिया तौर पर इंडिया का सफर किया। अफगानिस्तान की सारी सूरत हाल में क्या पोजीशन है, वेयर इट डज स्टैंड्स, और इस तरह के दौरों से क्या पैगाम देने की कोशिश हो रही है? मैं बताऊं, मैं समझ गया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री इन 1947 व्हिच वोटेड नो अगेंस्ट पाकिस्तान एडमिशन टू द यूएन। यानी उस वक्त चूंकि जो हमारे यहाँ वली खां के वालिद थे वो चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ थे, तो अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को नहीं तस्लीम किया था। लेकिन बाद में तारीख बदल गई, वहां से बादशाह चली गई, अमेरिका ने, रूस ने हमला किया, पाकिस्तान ने फिर अफगानों के साथ हमला, उनकी मदद करके उनको सोवियत ऑक्यूपेशन से आज़ाद कराया। हमारे ताल्लुकात तालिबान के साथ खास तौर पर बहुत गहरे ताल्लुकात पैदा हुए थे। अगरचे बनाए तालिबान को बनाया गया, अमेरिका ने बनाया था, लेकिन हमने उनकी मदद करके उनको सोवियत कब्जे से आजाद करवाया था। अब जो हालात हैं ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि उस वक्त 2022 में अमेरिका ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहा था कि भी हमारी जान छुड़ाओ अफगानिस्तान। लेकिन अभी वो अमन जो हुआ था, अमन का जो मुआहदा, वो कंसोलिडेट नहीं हुआ था। सर सॉरी टू कट यू, वक्त की कमी है। तो सर दूसरी जानिब एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के वज़ीर ख़ारिजा बीजिंग में एक मुलाकात करने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है कि इसकी टाइमिंग्स आपकी नज़र में कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन सी अहम चीज़ें हैं जो ज़हर बहस आ सकती हैं? बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात हुई है ये, मैं समझता हूँ। क्योंकि ये जो आपने अभी बताया कि नायब वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात किसी से की है या क्या है, तो इंडिया तो मौके का फ़ायदा उठा के जिस वक्त अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले जब पैदा होते हैं तो इंडिया फौरन वहां आ जाता है। जब भी ये सिचुएशन पैदा हुई है, तो अब चीन का भी चूंकि अफगानिस्तान पे इन्फ्लुएंस है, तो हो सकता है, और मैं समझता हूँ इट्स ए वेरी टाइमली एक्शन कि हमारी चाइना और अफगानिस्तान के साथ और लेवल पे ये बातचीत कोई अच्छे नतीजे पर पहुंचे, इसकी बहुत जरूरत है। ठीक, बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर शमशाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन वक्त की छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किए एयर वाइस मार्शल राव आबिद साहब। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राव आबिद साहब, पाकिस्तान ने इंडिया के 6 तैयारे गिरा दिए।
एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, सफारतकारी को डेंट डाल दिए, भारत दुनिया भर में झूठा साबित हो गया। व्हाट नेक्स्ट? भारत के माजी को अगर हम देखें तो आपको लगता है कि मामलात यूं ही पुरअमन तरीके से चलते रहेंगे? देखिए, अगर आप पिछले हमारे 47 से लेके अब तक के वो देखें तो बहुत ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का सिलसिला रहा है। 65 वॉर स्टेलमेट थी, लेकिन 65 वॉर को जब हम एनालाइज करते हैं पाकिस्तानी एंगल से, तो पाकिस्तान इमर्ज्ड वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडिया को हम टैकल कर सकते हैं, उसके 3 गुना बड़े उस पे साइज के। 71 वॉर जो था वो एक पॉलिटिकल डिबेकल था। उसमें हमें जो है हजीमत इसलिए उठानी पड़ी कि आपने एक जंग 2 डिवीजन फौज से, 1 स्क्वाड्रन से ईस्ट पाकिस्तान में लड़ी, जबकि वहाँ उसकी 15 स्क्वाड्रन थी। उसकी पूरी आर्मी ने 9 महीने तैयार होकर मानिक शाह ने वहाँ पे ओवरवेलम किया था। हमें दुनिया में सपोर्ट नहीं थी, यहाँ याह्या खान जैसा रूलर था, सो वी लॉस्ट दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। फिर उसके बाद हमारे LOCs पे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे होते रहे तल्ख मोमेंट भी आए, जंग के नजदीक भी हम गए, स्कर्मिशेस हुई, जैसे सियाचिन में उन्होंने कब्जा कर लिया 84 में, 99 में हमने कारगिल करने की कोशिश की, वो भी कश्मीर को आज़ाद कराने की कोशिश थी। बिल्कुल। तो वो जो थी एक उनकी जो नफरत है वो सुलगती रही कि ये पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क, कमजोर मुल्क जिसकी इकोनॉमी कुछ नहीं है, हमें मतलब जो हमने 10 साल ये रशियन इन्वेजन के असरात अपनी इकोनॉमी पे झेले हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मतलब अगर देखा जाए तो कि आपने 40 लाख महाजरीन की 40 साल तकरीबन यहाँ पे मेजबानी की है। जी। कहने का मकसद ये है, हमारे जो ये अफगानिस्तान इंडिया में जो महाजरीन गए थे, वो 2 महीने में इंदिरा गांधी तंग आ गई कि इट इज़ बेटर कि हम इनसे जंग कर लें पाकिस्तान से, बनिस्बत इन महाजरीन को, यहाँ शरणार्थियों को हम खाना खिलाएं और मेहमान बना के रखें। अब 2014 में एक वहाँ गवर्नमेंट आती है जिसकी टोटल बिलीफ, नजरिया, रीजन डेथ जो है उसका, वो नफरत है। नफरत मुसलमानों से है एट देयर ओन लेवल, पाकिस्तान से है बिकॉज पाकिस्तान अगर स्ट्रांग होगा तो मुस्लिम्स इन इंडिया, इन कश्मीर, उनको तकवीयत मिलेगी, वो मजबूती करेंगे एंड कॉन्फिडेंस दिखाएंगे इंडिया को। अनफॉर्चुनेटली ये जो नफरत बेस्ड इनकी हिंदुत्व की है, अब ये मोदी से लिंक्ड है, मोदी उनका पॉलिटिकल फेस है RSS का। फिर ये साल बड़ा जरूरी था कि इसमें दे फेल्ट के जी 100 साल पूरे हो रहे हैं RSS के, तो सेंचुरी जब पूरी हो रही है तो हम उस सेलिब्रेशन में पाकिस्तान को भी मजीद हजीमत का करके इसको नाक रगड़ें और इसको पॉलिटिकली डाउन करें। लेकिन तो उन्होंने मतलब ये सारा नैरेटिव बनाया है। इस नैरेटिव के बाद उनको अंदाजा नहीं था कि उनके राफेल आ गए तो हमारे पास भी कुछ तो तोड़ होगा उसका। 2019 में वो शर्मिंदा हुए, उन्होंने अभिनंदन को भी पकड़वाया, 2 जहाज भी उनके गिरे उस दिन, तीसरा हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद गिरा लिया था 2019 में। तो उसका भी बदला, ये सारे बदले की जो रीजंस थी ये बढ़ती गई। तो राफेल के आने से उसका वो 56 इंच का जो सीना था, आजकल पता नहीं कितने का वो होगा, लेकिन अब तो माइनस में चला गया होगा। शॉक्ड, दे वर सरप्राइज्ड। तो अब जब आप किसी जंग में पिट जाते हैं ना, तो यू विल फाइंड कि आपके दोस्त भी आसपास खिसक जाएंगे। नोबडी वुड लाइक टू स्टैंड विद द लूजर। तो इंडिया उस फेज से गुजर रहा है। पाकिस्तान ने एक अपने लिए एक बड़ी पॉजिटिव सरप्राइज करके दुनिया को हैरान कर दिया है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी को हमने इस तरह इस्तेमाल किया है कि वेस्ट के बेहतरीन सिस्टम्स को हमने, या रशियन सिस्टम को हमने डिफीट कर दिया है। राफेल नेटो का फ्रंट लाइन जहाज है, आज तक नहीं किसी दुश्मन जहाज ने गिराया इसको। तो उस लिहाज से उसका पिट जाना एक रात क्या बल्कि कुछ घंटों में सर, कुछ घंटों में इनके हाँ जी, कुछ घंटों में 3 जहाज ये गिर गए, एक मिराज 2000 गिर गया, एक Su-30 गिर गया, एक MiG-29 गिर गया। तो ये बहुत बड़ी उनके लिए हजीमत है जो अभी तक हजम नहीं हुई। लेकिन सर, कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं कि बताएं पाकिस्तान ने भारत के कितने हथियारे गिराए। मोदी को अपनी पार्टी और RSS से भी दबाव का सामना है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के जवाब और शिकस्त खाने के बाद आपको लगता है कि मोदी खामोश बैठेगा? देखिए, उसे गैरत खानी चाहिए और खुदकुशी करनी चाहिए। बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मैं 2 मिसालें आपको देता हूँ। जब रोमेल अफ्रीका में हार गया जनरल पैटन से, फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी से, तो उसको बुलाया गया जर्मनी में और हिटलर ने उसको कहा कि या तो तुम ये जहर की गोली खुद खा लो
जी। वरना तुम्हें हम मार देंगे। तो हम्म। तुम इसमें ये खुदकुशी करो ताकि हम तुम्हें बाइज्जत तौर पे दफन कर सके, और ऐसा ही हुआ। फिर एंड में हिटलर जब पूरा थिएटर में हार गया सब जगह, तो फिर उसने भी खुदकुशी की थी, मुल्क टूट गया। हम्म। ये दुनिया की रिवायत चली आ रही कि जब आपका हाइपोथेसिस गलत हो जाए, जिसपे आप जिन मफरूजों पे आपने जंग शुरू की हो वो गलत साबित हो जाए, जी। तो फौजी कमांडर्स भी खुदकुशी करते हैं, ये भी करते हैं। बिकॉज मतलब एक जनरल जो है या एक लीडर जो है, वो अगर कौम को शर्मिंदा करवा दे, मरवा दे, नुकसान करवा दे, इकोनॉमी में 40 साल पीछे आपको भेज दे, आपका बड़ा लॉस करवा दे, तो वो क्या क्या मुंह लेके जिंदा रहेगा। देखिए, ये एक किस्म के अनरिटन लॉज हैं। मोदी ने अभी इस्तीफा नहीं दिया बिकॉज अभी तो उसने तो सर वो अपनी एम्बैरेसमेंट खत्म करने के लिए वो फिर इसका मतलब है कि फिर कोई ना कोई मिस एडवेंचर करने का सोच सकता है। जैसे अब भारत 4000 से जायद एक्स सर्विसमैन को मकबूजा कश्मीर में डिप्लॉय कर रहा है, तो इस किस्म की तैनातियों का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, अगर सर्विंग भी ना लड़ सके, सर्विंग की कमी तो नहीं है, उनकी तो फौज 14 लाख की थी, हमारी 6 लाख की है अगर आप पूरे वो गिन लें, और हमारे तो वेस्टर्न फ्रंट पे भी डिप्लॉयड हैं, तो वो रेशो और हमारे खिलाफ जाता है। वो कितने भी वो 4000 40,000 ले आए, जितना भी कर ले। देखिए, इस वक्त उनकी फौज का मोरल बहुत डाउन है, और डाउन होने की वजह से आप रिटायर्ड वालों को ले आए, वो क्या एक्स्ट्रा ऐसा जज्बा लेके आएंगे जी। मतलब वैसे तो बच्चे बच्चे भी नारे लगाते हैं गलियों में कि जी हम फौज के साथ लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ठीक है, एक कौम के जज्बे का इजहार होता है इस वक्त। मतलब आप देख लीजिए व्हाट हैज चेंज्ड। जो 6 और 7 की दरमियानी रात को था, हमारे वेपन्स, हमारे जहाज इंटैक्ट है माशाल्लाह, हमारे नौजवानों को हौसला, जीतने वालों को तो हौसला ही कुछ और होता है। और देखें, वो ये भूल रहा है, दुनिया में अक्सर अक्सर जो है छोटी आर्मी, छोटी एयरफोर्सेस वो जंग जीतती हैं। आप इसराइल को देख लें, 67 में क्या रेशो था इनका और अरब्स का, उसमें उसने सिनाई पे कब्जा किया, गोलान हाइट्स पे कब्जा किया। एक सिर्फ इजिप्ट के 3 दिनों में 346 जहाज जमीन पे उसने तबाह कर दिए थे। लड़ना बहुत जज्बे के साथ होता है, बिकॉज इसराइल के लिए सर्वाइवल का मसला था, अरब्स के लिए ये वो था कि भाई चलें, जंग हो जाए, हम जीत जाएं। तो जज्बे में बहुत फर्क था। बिल्कुल। और अब भी अगर आप देख लें तो उसने कन्विंस कर दिया है 67 से लेके अब तक, जो ये 60 साल हुए हैं, मतलब 2 साल कम कह लें, 58, उसने बावर करवा दिया अरब्स को कि तुम जंग लड़ने लायक नहीं हो। बिल्कुल। और कल डीजीआईएसपीआर ने भी बड़ा क्लियर बोला है कि ये आप अपनी खुशफहमी दूर कर लें, ना पाकिस्तान फलस्तीन है और ना भारत इजराइल है। ये उनके समझने की बात है, बिकॉज उसी पाकिस्तान के लिए ये पाकिस्तान फलस्तीन तो है नहीं, तो हमें तो ये जमीन बहुत प्यारी है, 1 इंच इसका प्यारा है, और इसके लिए हम तो मरने के लिए तैयार हैं। तो ये वो समझ लिया, हमने कोई जिंगोइज्म नहीं करना, हमने कोई पटाखे नहीं चलाने, हमने कोई क्रिकेट मैच, ये वो नहीं है कि आप इस मैच में हार गए, कोई बात नहीं। नाज़रीन, वक्त की छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, कल डीजीआईएसपीआर ने एक और इम्पोर्टेंट बात कही कि अगर इंडिया ने पानी में पाकिस्तान का हिस्सा कम करने की कोशिश की तो उसके ऐसे नताइज सामने आएंगे जो नस्लों तक मुहित होंगे। लेकिन आलमी अदारों की रिपोर्ट्स से तो मालूम होता है कि भारत पाकिस्तान का पानी कम करने के मंसूबों पर काम कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? देखिए, रद्द-ए-अमल आप फॉरेन पॉलिसी की स्टेटमेंट दें। अभी डीजीआईएसपीआर ने कहा है, देखिए आर्म फोर्सेस के लोग तो जंग की ही बातें करेंगे, लेकिन जब एक फॉरेन पॉलिसी उसको एंडोर्स करती है और अपना वो मुद्दा बयान करती है, तो फॉरेन पॉलिसी एक कदम आगे जाती है। वो दुनिया भर में ये पॉइंट ऑफ व्यू बताती है कि अगर इन्होंने पानी का हमारा किया तो हम ये करेंगे। और फिर आप चाइना से कहें कि वो उनको धमकी दे ब्रह्मपुत्रा बंद करने का, अगर ये डिप्लोमेसी के बहुत आगे की स्टेज है। अगर चाइना ये कहने को तैयार है और आप कोई ऐसे मैकेनिज्म रखे कि वो जैसे ही कुछ करे आप उसके और इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करें, उनको हिट करने की धमकी दें कि अगर हमने ऐसा कुछ देखा तो हम ये स्टेप करेंगे, तो दुनिया चलती है। मतलब और स्ट्रॉन्ग का जो है, अगर आपका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है तो दुनिया आपके साथ है। बिल्कुल सही, एग्रेसिव अप्रोच के साथ ही दुनिया आपका नुक्ता मानेगी। सर, अमेरिकी अखबार द नेशनल इंटरेस्ट ने चीन के J-10C जंगी तैयारों को अमेरिका के F-16 जंगी तैयारों की बरामदात के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया है।
इंडोनेशिया की फ्रांस के साथ $8 बिलियन की राफेल तैयारों की डील भी खतरे में पड़ गई है आफ्टर दिस नाकामी। तो हालिया कशीदगी से आने वाले दिनों में मगरबी मार्केट्स कितनी मुतासिर होंगी? देखिए, ये आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन डेफिनेटली होंगी। 65 वॉर के बाद जब हमने मिराजेस पे उंगली रखी थी, 66 में हमने ऑर्डर किए थे फ्रांस से मिराजेस, तो सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने 67 के बाद हमें कहा कि जी अगर आप मिराज ले रहे हैं तो हम भी ये खरीदते हैं। हमने कई मुल्कों की एयरफोर्स बनाई मिराज के नाम पे। उस वक्त भुट्टो साहब जब आए 70s में, तो उस वक्त तो ये भी था कि अगर जंग हुई तो हम इन मुल्कों से ये जहाज यूं के तू ले लेंगे, बिकॉज मेंटेनेंस की फैसिलिटीज हमारे पास हैं, इन जहाज़ों को उड़ाने का तजुर्बा हमारे पायलट्स के पास है। ऑल्दो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, हुआ नहीं। और ये डेफिनेटली पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान ने जो मॉडलिंग की है एक चाइनीज प्रोडक्ट की, वो बेहतरीन हुई है। मतलब ये जो कपड़ों के डिजाइनर्स होते हैं, ये खूबसूरत मॉडल लेके आते हैं और उनसे कपड़े अपने उस वजह से जिस पे अच्छे लगते हैं वो बिकते हैं। तो उसी तरह का ये आर्मेंट का है। ये फ्रांस को सबसे बड़ी शर्मिंदगी ये हुई कि वो ये इनका जहाज 24-25 साल से वॉर थिएटर्स में उड़ रहा है, आज तक कोई से नहीं गिरा सका, ना सरफेस टू एयर वेपन ना एयर टू एयर वेपन। और उसको 1 घंटे के अंदर आपके 3 राफेल्स गए और उन तरीकों पे गए जिसके लिए उसको मान था। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का स्वीट है वो बहुत जबरदस्त है, स्पेक्ट्रा, उसके मिसाइल मीटियोर 150 किलोमीटर मारने वाले हैं। तभी तो 2019 में इसने कहा था मोदी ने कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो कहानी और होती, और वो आ गया तो फिर कहानी फिर भी सेम ही रही। बांग्लादेश के रोल का भी जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इत्तलात ये भी है कि बांग्लादेश ने रंगपुर डिवीजन में चाइना को जंगे अजीम दोम के जमाने के एक एयरबेस दोबारा बनाने की इजाजत दी है। तो चाइना के कुछ ऑफिशियल्स ने इस जगह का दौरा भी किया है। ये जगह इंडियन बॉर्डर और चिकन नेक के बिल्कुल करीब है। अगर ये एयरबेस फंक्शनल होती है तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? भारत तो इससे बहुत मुकाबला कर चुका है। मैं पिछले महीने उनके टीवी पे मैं देख रहा था, उन्होंने बहुत शोर मचाया और बांग्लादेश को न जाने कितनी कितनी गलीज धमकियां दी हैं। जी, वो ठीक है, वो दोनों का हक है। इनका रिएक्ट करने का हक है इंडियंस का, बांग्लादेश का। देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली अब जागा है। हसीना वाजिद की हुकूमत जो थी वो इनकी, उसने बांग्लादेश को इंडिया की एक छोटी सी घटिया सी कॉलोनी बना के रख दिया था। छोटे छोटे अफसरों की पोस्टिंग्स इधर उधर होती थी, आर्म फोर्सेस बिल्डिंग करनी थी। बंगाली तो इतने जबरदस्त फाइटर्स हैं, अगर उनको मौका लगे, उनको अब एहसास हुआ है कि इंडिया के साये में सरवाइव करने के लिए आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। इंडिया को वो डोमिनेंस जो स्टार्ट हुई थी मुजीबुर रहमान के दौर, ठीक है, इंडिया का एहसान बड़ा था कि उनको आजादी लेके दी, लेकिन उसके बाद जो है ना, उन्होंने उस पर ऐसा डोमिनेशन किया है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, उस पे सारा कुछ। अब जब हसीना वाजिद वहां से इन्होंने उसको निकाला है, तो अगस्त से लेके अब तक इंडिया बहुत नाराज है बांग्लादेश से कि ये पाकिस्तान की तरफ क्यों जा रहे हैं, इनको पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान वहाँ चाइना के साथ मिलके, ये पहले भी हमें इल्ज़ाम देते रहे हैं जब ये ईस्ट पाकिस्तान भी था, कि हम वहाँ से मिजोरम और ये नागालैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो इंसर्जेंसी है उसको हम हेल्प करते हैं। अब पाकिस्तान को करनी चाहिए, बिकॉज यू सी ये इंडिया की जो पॉलिसी है वो टिट फॉर टैट चलेगी। वो कोई मौका नहीं छोड़ते पाकिस्तान को हर्ट करने का, पाकिस्तान को बुरा भला कहने का, हर तरीके से, चाहे उसमें कितना झूठ बोलना पड़े। बिकॉज इसी प्रोपेगेंडा की एक लाइफ होती है और कुछ आदमियों को प्रोपेगेंडा सारी उम्र उनके साथ रहता है कि ये इस तरह मैंने सुना था। अच्छा सर, उनके पास वेरीफाई करने बिल्कुल सही, लेकिन सर भारत को एक और कंसर्न्स भी है ये सारी सिचुएशन में कि बांग्लादेश अगर पाकिस्तान को भी ये एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है, तो अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए ये एयरबेस कितनी अहमियत का बायस होगा? देखिए, आप थोड़ी सी ये ज्यादा मुस्तकबिल की बात कर रही हैं, बिकॉज उस स्टेज में आने के लिए पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा रीजनल जो है ना वो अपना जो आर्म है उसको इतना हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। आप वहाँ उनको जो है ना पैसिव सपोर्ट, फॉर एग्जांपल वेपन्स हैं, जहाज हैं, वो आप उनको दे सकते हैं जो है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल राव हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।